Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the artificial intelligence के perspective से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो कुछ उसके जो मॉडल्स हैं उसके बारे में आपने ज़रूर से रीड किया होगा न्यूज़पेपर के अंदर में। और देखिए कि चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में एक न्यू मॉडल है वो न्यूज़ के अंदर में है जिसका जो नेम है वो है डीप सीक एआई। स्टूडेंट, डीप सीक एआई है वो बेसिकली कटिंग एज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बेस है। और इसको जो बैक है या मैन्युफैक्चर है वो किया गया है चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं या चाइनीज़ जो पर्सनस हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली आपसे स्टेट बीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस न्यूज़ से रिलेटेड कि डीप सीक जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मॉडल है, क्या हेल्थ सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि कोई न्यू रेमेडी है किसी भी यहाँ पे डिजीज़ के आउटब्रेक के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा, तो आपको जो टर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए। डीप सीक जो टर्म है एक न्यू मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट श्रीलंका और इंडिया के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि श्रीलंका और इंडिया के द्वारा जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो नहीं शेयर किया जाता है, बट कुछ मैरी टाइम बाउंड्री है उसका आपको जो शेयरिंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आप देखिए कि जो पाल्क स्ट्रेट का एरिया है, पाल्क स्ट्रेट के एरिया के वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का जो मैरी टाइम बाउंड्री है वो सेटअप है। तो उसी एरिया के अंदर में कुछ फिशरमैन्स है उनके ऊपर श्रीलंका का जो नेवी है उनके द्वारा फायर किया गया इंडियन जो फिशरमैन्स का जो बोट है उनके ऊपर में। इसके अंदर में आप देखिए कि 2 जो फिशरमैन्स हैं उनका वहाँ पे इंजरी है वो भी हुआ है। हमारे जो फिशरमैन्स हैं वो बेसिकली आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, पाल्क स्ट्रेट का जो एरिया है वहाँ पे जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसके लिए जाया करते हैं। तो वहाँ पे जो नेवल फोर्सेज हैं श्रीलंका का उनके द्वारा फायर किया गया कि इनके द्वारा टेरिटोरियल एरिया है उसको क्रॉस किया गया। स्टूडेंट्स, इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके बारे में अब आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि मैरीटाइम बाउंड्री का जो एग्रीमेंट है 1974 के समय एग्रीमेंट को कैरी आउट किया गया था, जो कि 1976 के समय इस्टेब्लिश होता है इंडिया और श्रीलंका का मैरीटाइम बाउंड्री। हमारे जब जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे इस साल, तो आप देखिए कि जब तमिलनाडु के वहाँ पे इलेक्शंस थे लोकसभा के, तो उस समय वहाँ जो इंडिया श्रीलंका के रिगार्डिंग में एक आइलैंड है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। उस आइलैंड का जो नेम है वो स्टूडेंट्स है कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू जो आइलैंड है वो पाल्क स्ट्रेट का जो एरिया है जो इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको आप देखिए कि सेपरेट करता है। तो पाल्क स्ट्रेट के ही जो कंटेंशियस एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, कच्चा थीवू आइलैंड है। कच्चा थीवू आइलैंड को इंडियन फिशरमैन्स के द्वारा काफ़ी बार यूज किया जाता है अपने जो नेट्स हैं उनको ड्राई करने के पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको श्रीलंका को दे दिया गया था, श्रीलंका को दे दिया गया था जो कि जाफना का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। अब एक बार हम श्रीलंका का जो लोकेशन है उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए इंडिया का यहाँ पे रफ मैप है। इंडिया का जो बेसिकली आप देखिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे आपको श्रीलंका का जो प्रेजेंस है, इस एरिया के अंदर श्रीलंका का प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीटली सदर्न के अंदर में नहीं है। एक बार यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर हुआ करता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमारा कोई विशाखापट्टनम से आप देखिए कि शिप का जो एरिया है, जो शिप है वो अगर जाया करता है कोचीन के एरिया के पर्सपेक्टिव से, तो उनके द्वारा श्रीलंका को यहाँ पे जो राउंड है वो क्यों किया जाता है, पाल्क स्ट्रेट एरिया से उनका जो पास है वो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्यों यहाँ पे पॉसिबल है वो नहीं है। स्टूडेंट्स, इसी एरिया के अंदर में जो पाल्क स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या पाल्क स्ट्रेट के द्वारा बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार को ज्वाइन है वो किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेट आप देखिए कि 2 वाटर बॉडीज है उसको कनेक्ट करता है। तो ये श्रीलंका के बारे में था। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फिशिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जब भी हम फिशिंग की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे तो आपको जो डीप फिशिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि काफ़ी बार जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसके अंदर जो ट्रेवलर्स है उनको यूज किया जाता है जो बेसिकली सी बेड का जो एरिया है वहाँ से, वो आप देखिए कि सपोज कीजिए सी का एरिया है, सी सरफेस है, तो सी बेड के अंदर में अप्रोच करते हैं ट्रेवलर्स और वहाँ से जो कम्प्लीटली जो डीप फिशिंग है उसको कैरी करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला करते हैं
इंडिया का जो ट्रेवलर्स यूज़ किए जाते हैं इंडियन कुछ फिशरमैन्स के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो अपना ऑब्जेक्शन को भी रेज करते हैं। रिसेंटली इंडिया के कुछ फिशरमैन्स हैं जिनको कि आप देखिए कि ये जो कम्प्लीटली इंडियन ओशन का जो रीजन है यहाँ पे कुछ ब्रिटिश जो टेरिटोरियल एरिया सिचुएटेड हैं जिसको कि हम डियागो ग्रासिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्रिटिश का जो टेरिटरी है इंडियन ओशियन के अंदर में डियागो ग्रासिया, वहाँ पे भी कुछ फिशरमैन से उनको कैप्चर किया गया था, जो कि डीप सी के अंदर में उनका अप्रोच किया गया फिशिंग का जो मोर कैप्चर के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में। इंडिया श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है आप देखिए कि इसको हम जाफना के नाम से जाना करते हैं। ये जो जाफना का एरिया है यहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन का प्रेजेंस है। वैसे तो श्रीलंका के अंदर मेजरली जो पॉपुलेशन है वो सिंगलीज हैं, बट आप देखिए कि तमिलियन पॉपुलेशन का भी वहाँ पे प्रेजेंस है। इंडिया और श्रीलंका का हिस्टोरिकल रिलेशन है। आप देखिए कि जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट किया गया था अशोका के द्वारा, अपने जो सन है उनको भी सेंड किया गया था वहाँ पे। अशोका के कौन से जो बेटे हैं, बेटे का नेम है वो क्या है, महेंद्रा उनके बेटे का नेम है, जिसको कि उनके द्वारा सेंड किया गया था श्रीलंका के अंदर में बुद्धिज्म को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इंडिया का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो डेस्टिनेशन है उसके रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है श्रीलंका। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आपको एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ये जो प्लेस है वो देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द यूएस एंड जो चाइना के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि श्रीलंका प्रेजेंट समय में फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को वहाँ पे रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है श्रीलंका को, चाहे वो पेरिस क्लब की बात हो या डेब्ट को किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है, आईएमएफ के वहाँ पे किस तरीके से इनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना है। इंडिया के द्वारा रिसेंटली कुछ वर्क्स है उनको कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएस के बारे में। अब आप देखिए कि इंडिया और यूएस के रिगार्डिंग में पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। एक तो यूएस के जो प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए हैं उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि H1B वीज़ा के पर्सपेक्टिव से डिसीजन है। अब बाई बर्थ का जो वहाँ पे सिटीजनशिप है उसको भी आप देखिए कि उनके द्वारा चेंज किया गया है। बाई बर्थ बेसिस पे जो सिटीजनशिप है उसको नहीं ग्रांट किया जाएगा। और स्टूडेंट जो इलीगल पर्सनस है जिसके अंदर इंडियंस भी कुछ हैं, इलीगल जो पर्सनस है उनको वापस से डिपोर्ट है वो किया जाएगा यूएस का जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। अब रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में टेलीफोनिक जो डिस्कशन है वो किया गया। उसी के रिगार्डिंग में यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं यूएस के लिए विजिट कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा फेयर जो बाइलेटरल रिलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। क्वेड के जो लीडर्स हैं, आप देखिए कि जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि क्वेड का जो मीटिंग है वो भी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। ये जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता 2024 के समय में, बट यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उसको चेंज करते हुए वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ पे आप देखिए कि उनका इलेक्शन शेड्यूल की वजह से वो नहीं आ सकते थे इंडिया के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये इंडिया एंड यूएस के बारे में है। इसके अलावा आप देखिए कि पीस एंड सिक्योरिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाए, चाहे वो इंडो पैसिफिक का रीजन हो, मिडिल ईस्ट का एरिया हो या यूरोप का जो एरिया है। तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे बोथ लीडर्स के द्वारा डिस्कशन है वो किया गया है कि इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी है उसको कैरी आउट किया जाए। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर में स्पेशली जो रेड सी का एरिया है, जब से इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है रेड सी के अंदर में होती रेबल्स के द्वारा काफ़ी सारा जो ट्रेड है उसको डिस्टर्ब किया गया था। अब बेसिकली आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि रेड सी के थ्रू ही जो ट्रेड है वो क्यों यहाँ पे पास हुआ करता है, क्योंकि आप देखिए कि रेड सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है जो आपको साइनाई पेनिनसुला है, जिसको या सिनाई पेनिनसुला भी बोला करते हैं इजिप्ट का। और उसी सिनाई पेनिनसुला के थ्रू में आप देखिए कि आपको जो बेसिकली एक कैनाल है वो देखने के लिए मिलेगा जो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल के थ्रू इजिप्ट का अपना रेवेन्यू है वो भी जनरेट हुआ करता है। तो स्टूडेंट स्वेज कैनाल के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोप के साथ में जो कनेक्टिविटी है इस रूट का
नहीं, आप देखिए कि अफ्रीका को एनसर्कल करना पड़ेगा, अफ्रीका को क्रॉस करने के थ्रू ही यहाँ पे यूरोप को जो अप्रोच है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट, स्वेज कैनाल के थ्रू यहाँ पे ट्रेड पास होने की वजह से और यमन के अंदर में आप देखिए कि होती रेबल्स का जो प्रेजेंस है, होती रेबल्स के द्वारा मैक्सिमम एरिया को कैप्चर भी किया गया है। तो यमन का भी जो एरिया है वो लोकेटेड है रेड सी के अंदर में, तो इस वजह से उनके द्वारा उस एरिया के अंदर पास होने वाले जो ट्रेड है उसके ऊपर अटैक है वो किए गए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस की फोर्सेज हैं और काफ़ी सारे कंट्रीज का जो फोर्सेज है उनके द्वारा रेड सी के अंदर सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर किया गया कि किसी भी तरीके का सी पायरेसी का जो इंसिडेंट है वो ना देखने के लिए मिले। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है, चाहे वो इथोपिया का रीजन हो या आप देखिए कि जो अदर कंट्री हैं, सोमालिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको जो सी पायरेसी का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। इंडो पैसिफिक जो रीजन है, रेड सी का एरिया, मिडिल ईस्ट का, वहाँ पे सिक्योरिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा ये जो स्वेज कैनाल के थ्रू जो ट्रेड है उसको बाईपास करने के रिगार्डिंग में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था, बट अभी वो प्रपोजल फेज के अंदर ही है। G20 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला। आने वाले समय के अंदर अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगा, पीस का इस्टेब्लिशमेंट रहेगा, तो इंडिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जाएगा, जिसके थ्रू आप देखिए कि इंडिया के थ्रू जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उसके थ्रू कनेक्टिविटी रहेगा सी के थ्रू में। फिर आप देखिए कि रेल नेटवर्क के थ्रू इजराइल तक वहाँ पे जो गुड्स है उसको सपोर्ट किया जाएगा और वहाँ से इजराइल का जो एरिया है वो शेयर करता है। इजराइल की नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक पोर्ट है वो सिचुएटेड है, जिसको कि हम हेपा जो पोर्ट है, हाइपा या हेपा पोर्ट के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ हाइपा आपने रीड किया होगा। इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा हाइपा नाम का जो सिटी है इजराइल की नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में। आप देखिए कि हमारा दिल्ली का जो एरिया है, जो कोर दिल्ली का एरिया है, जहाँ पे डिप्लोमेटिक वर्क आपको देखने के लिए मिलता है, तो त्रिमूर्ति जो सर्किल है वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसके अंदर 3 सोल्जर्स को शो किया गया है बैटल ऑफ हाइपा का जो इंडिकेशन है उसी के रूप से। नेक्स्ट आप देखिए हाइपा को कनेक्ट करने के बाद में हाइपा से बेसिकली यूरोप के लिए कनेक्टिविटी है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के बारे में है। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक रिलीजियस इवेंट के दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे स्टेज है वो कोलैप्स हुआ, 7 पर्सनस का डेथ हुआ है, कुछ पर्सनस वहाँ पे इंजर्ड है वो भी हुए हैं। स्टूडेंट, समय समय पे आप देखिए कि स्टीम पीड का सिचुएशन हो कि जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा है किसी भी वर्क के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भगदड़ का मच जाना, या आप देखिए कि और भी काफ़ी कुछ, जैसे स्टेज का यहाँ पे कोलैप्स हुआ है। उससे पहले जुलाई का जो मंथ था, जुलाई के मंथ के दौरान में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के वहाँ पे ही हाथरस नाम की जो जगह है, जो कि इस नियर बाई प्लेस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो नहीं है, तो आप देखिए कि हाथरस नाम का जो जगह है वहाँ पे इंसिडेंट रहा था एक इवेंट के ही दौरान में, कुछ लोगों का वहाँ पे भी डेथ हुआ था। पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करना लोकल अथॉरिटीज़ का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो पब्लिक ऑर्डर है, जो पब्लिक अगर कहीं पे भी इकट्ठा हुआ करता है तो उस पब्लिक को मैनेज किया जाए उनके द्वारा। तो क्या आप देखिए कि कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज होता है किसी भी एरिया के अंदर में, तो लोकल अथॉरिटी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो अथॉरिटीज़ हुआ करते हैं, उन्हीं के परमिशन के बाद में किसी भी यहाँ पे इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो स्टेज का कोलैप्स हुआ। अब आपको ये बेसिकली यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि लोग यहाँ पे क्यों एक जगह जो इकट्ठा हैं वो हुए थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैनिज्म के अकॉर्डिंग में एक रिलीजियस इवेंट था जिसके अंदर जो लॉर्ड आदिनाथ हैं, लॉर्ड आदिनाथ का जो अभिषेक है वो किया जा रहा था उस इवेंट के अंदर में। अब लॉर्ड आदिनाथ है वो कौन है स्टूडेंट? जैनिज्म के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि जैनिज्म के अंदर में 24 जो तीर्थंकराज हैं, 24 जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जैनिज्म के अकॉर्डिंग में। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट तीर्थंकरा हैं वो कौन है जैनिज्म के? ऋषभदेव जी जो फर्स्ट आपको तीर्थंकरा हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो लॉर्ड ऋषभदेव हैं, उन्हीं को ही आप देखिए कि यहाँ पे लॉर्ड आदिनाथ के नाम से जाना करते हैं। अयोध्या के अंदर उनका बर्थ हुआ था, लॉर्ड जो यहाँ पे ऋषभदेव जी हैं उनका। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो फाइट है उसको बताया गया है।
कि उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इस न्यूज़ को आप किस तरीके से रीड कर सकते हो। एग्जाम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे प्रियम्बल के अंदर में जब भी हम जस्टिस के बारे में रीड करते हैं तो कितने टाइप का जो जस्टिस है वो बताया गया है। क्या हमारे प्रियम्बल के अंदर में पॉलिटिकल जस्टिस है उसको मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि प्रियम्बल को जब आप रीड करोगे तो जस्टिस का जब वहाँ पे पॉइंट आया करता है तो जस्टिस के अंदर बताया गया है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशियो जस्टिस भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस भी इंश्योर होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस भी होना चाहिए कि आप देखिए कि कुछ पर्सन्स के पास में जो मोर वेल्थ है वो नहीं होना चाहिए, जिसको हम सोशल इनकम इनिक्वलिटी के नाम से जाना करते हैं। रिसोर्सेज का जो इनिक्वलिटी है, रिसोर्सेज इनिक्वलिटी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको एक ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है जो एक इनिक्वलिटीज है उसको शो किया करता है, वो भी आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि सोशियो है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो भी इंश्योर होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पे मेंशन है प्रियम्बल के अंदर में, थ्री काइंड्स ऑफ जस्टिस है जिसको कि मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डिब्रूगढ़ के बारे में है। आसाम का आप देखिए कि सेकंड कैपिटल है उसके रूप से डिब्रूगढ़ है उसको डेवलप किया जाएगा। कुछ दिन पहले भी हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। प्रेजेंट समय में आसाम का जो कैपिटल है वो कौन सा है, क्या गुवाहाटी आसाम का कैपिटल है। तो आप देखिए कि गुवाहाटी प्रेजेंट समय में ऑफिशियल जो कैपिटल है वो नहीं है। गुवाहाटी के ही नियर बाई एरिया के अंदर में एक एरिया है जिसको कि हम दिसपुर का जो नाम है उससे जाना करते हैं। तो दिसपुर जो है वो ऑफिशियली कैपिटल है आसाम का। डिब्रूगढ़ को एक अल्टरनेटिव जो सेकंड कैपिटल है उसके रूप से वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर आप देखिए कि कुछ समय के लिए जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा उस एरिया के अंदर में। काफ़ी कुछ एरिया हमारे कंट्रीज़ के अंदर में, काफ़ी कुछ स्टेट्स के वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव जो सेंटर है वो देखने के लिए मिलता है स्टेट के अंदर में। काफ़ी बार आप देखिए कि जो स्टेट का जो जुडिशल जो कैपिटल हुआ करता है वो आपको सेकंड जो लार्जेस्ट सिटी है उसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में तो आप देखिए कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। मेन उसका जो ब्रांच है वो मेन जो उसका हेडक्वार्टर है जो। इसके अलावा कुछ ब्रांच आपको कुछ जो बेंच है वो आपको सिटी के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे इलाहाबाद के अंदर में जो हाई कोर्ट है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मेन जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर के अंदर में है। तो ऐसे अल्टरनेटिव जो सिटी है वहाँ पे आपको जुडिशियल कैपिटल देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार हमारे कंट्री के कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देखिए कि अल्टरनेटिव कुछ समय के लिए जो कैपिटल है उसका भी वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर आपको नागपुर है, कर्नाटका के अंदर में आप देखिए कि बेलगाम या बेलागवी है कर्नाटक के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उनके द्वारा भी आप देखिए कि थ्री कैपिटल कॉन्सेप्ट है जिसको कि प्रमोट किया गया था कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे तीन कैपिटल है जिसको कि क्रिएट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है वो उसको कैपिटल, उसका जो लैंड एक्विजिशन है उन सभी को कैरी आउट किया गया था। बट आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर अदर गवर्नमेंट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है और उन गवर्नमेंट के द्वारा तीन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। अमरावती के अलावा जो कर्नूल है जो जुडिशियल कैपिटल है, विशाखापट्टनम है, वाइजैक है, उसको भी एक कैपिटल के रूप से जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेट जो प्लेसेज है उसको डेवलप करने का जो बात है वो किया गया था। जब भी हम तीन कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं, थ्री कैपिटल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको साउथ अफ्रीका के बारे में पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका के वहाँ पे आप देखिए कि थ्री कैपिटल कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। साउथ अफ्रीका का तीन कौन कौन सा कैपिटल है उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट डिब्रूगढ़ को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। डिब्रूगढ़ आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है वो हुआ करता था। डिब्रूगढ़ का ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखिए कि रेलवे लाइन है वो भी हुआ करती थी, क्योंकि इस एरिया से जो कोल है, इसके अलावा आप देखिए कि टी है वो टिम्बर है, जिसका बेसिकली जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है उनके द्वारा यहाँ से जो बिजनेस है या इसे इन जो गुड्स है उनको कैरी आउट किया जाता था। डिब्रूगढ़ के वहाँ पे आप देखिए कि डिगबोई नाम की एक जगह है, 1904 के समय वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है उसको सेटअप किया गया था। इंडिया का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई के अंदर में। और स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट समय में जो पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो वैक्सी काइंड आपको देखने के लिए मिलेगा कि वैक्स का वहाँ पे टू मच प्रेजेंस है उस क्रूड ऑयल के अंदर में जो डिगबोई के अंदर एक्सट्रैक्ट है वो हुआ करता है।
तो स्टूडेंट्स 90s 80s के समय इस एरिया के अंदर में उल्फा या इंसर्जेंसी है उसका भी इफेक्ट हुआ करता था, बट अब प्रेजेंट समय में उसको अल्टरनेटिव कैपिटल के रूप से डेवलप होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि तमिलनाडु के ही रिगार्डिंग में है, जो अब बेसिकली टंगस्टन का जो कोल है, टंगस्टन का जो ब्लॉक है जिसको कि अलोकेट किया गया था, अब आप देखिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कैंसिल है वो किया गया है सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट जब भी हम जो टंगस्टन का जो माइनिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप देखिए कि नयाकर पट्टी नाम का एरिया है मदुरई के नियर बाई एरियाज के अंदर में। क्या नेम है स्टूडेंट्स? नयाकर पट्टी। नयाकर पट्टी उस बेसिकली जो प्लेस है उसका नेम है जहाँ पे टंगस्टन का जो माइनिंग ब्लॉक है उसको अलोकेट किया गया था। वन ऑफ द 8 जो क्रिटिकल हमारे माइनिंग ब्लॉक्स हैं उसके अंदर उनको स्ट्रेटजिक ब्लॉक के रूप से भी डेजिग्नेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा 2024 के समय में। अब आप देखिए कि उसी एरिया के अंदर में जो तमिलनाडु का एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो सेंटर है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसका जो नेम है वो है अरिता पट्टी। अरिता पट्टी उसका नेम है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। कुछ जैनिज्म के भी वहाँ पे जो सिंबल्स हैं उनका प्रेजेंस है, तमिल एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है उसके भी कुछ एविडेंस है वो मिले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में पीपल्स के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे दिया गया था उसको आप देखिए कि विड्रॉवल है वो कर लिया गया है। स्टूडेंट जब भी इस तरीके के कोई भी जो अलोकेशन है वो किया जाए, तो आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में तो कंसेंट किया गया था सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जो यहाँ पे सर्वे है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी इस तरीके के अलोकेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि टंगस्टन का यहाँ पे माइनिंग था, तो टंगस्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द हार्डनिंग यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसको कि किसी भी जो मेटल है उसको हार्डनिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री के अंदर में डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ तो हमारे कंट्री का जो 5% रिजर्व है टंगस्टन के वो प्रेजेंस हैं। इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया है, झारखंड का भी एरिया है जहाँ पे टंगस्टन का जो माइंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टंगस्टन जो कोल जो ब्लॉक अलोकेशन है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे जब भी बजट का अलोकेशन हुआ करता है, बजट आप देखिए कि प्रेजेंट किया जाता है, तो बजट का जो प्रेजेंस के दौरान में कितना जो पैसा है वो अलोकेट किया गया फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसको कितना जो पैसा है वो दिया गया है। आप देखिए कि जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में जो बजटरी अलोकेशन है इस मिनिस्ट्री को वो इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स सभी अदर मिनिस्ट्रीज के साथ में, तो वन ऑफ द लीएस्ट जो बजट है वो अलोकेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को। इंडिया का आप देखिए कि कुछ कुछ दिन पहले भी हमने एक ऐसा ही जो आर्टिकल है उसको रीड किया था। वो आर्टिकल किसके बारे में था? आर्टिकल था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसको रीस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चर क्यों करना है? 2047 तक हमें जो है डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है उसको गेन करना है। डेवलप्ड इंडिया है मीन्स इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर के रूप से इमर्ज होगा। ग्लोबल लीडर के अंदर में आप देखिए कि हर एक कंट्री के वहाँ पे हमारा जो प्रॉपर जो उसका रिसर्च को कैरी आउट करना है, उसको रेगुलेट कैसे करना है, किस तरीके से इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको हम सर्व कर सकें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो उसके रिगार्डिंग में सभी कंट्रीज़ के साथ में हमारे बेटर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो होने चाहिए। प्रेजेंट समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका डेस्क है वो हुआ करता है। डेस्क आप देखिए कि किस तरीके से, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन का एक डेस्क है जिसके थ्रू इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में कंट्री स्पेसिफिक जो डेस्क है वो होना चाहिए, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है हमारे नेशन के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे भी जो कंप्लीट डिस्कशन है वो यही है कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है उसके जो एम्बिशन है 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस को अचीव करना है। फिर आप देखिए कि हम रिसेंटली ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनके एक लीडर के रूप से इमर्ज हुए हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के अलावा आप देखिए कि रीजनल जो कनेक्टिविटी है, चाहे क्वेड का हो चाहे इंडो पैसिफिक का हो, उसके अंदर भी इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो बजटरी जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। ओवरऑल बजट का अगर हम बात करें तो 0.4% जो बजट अलोकेशन है वो इस मिनिस्ट्री को हुआ करता है। वन ऑफ द लीएस्ट जो बजट है वो रिसीव किया जाता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा।
आप देखिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को 1% जो टोटल हमारा बजट अलोकेशन है उसका 1% जो पैसा है वो दिया जाए, जिससे कि हमारे इंडिया के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे इंडिया का जो ग्लोबल लीडर पर्सपेक्टिव से जो इमर्ज होना है उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप से जो पैसे हैं वो दिए जाएं कुछ कंट्रीज को, जिससे कि हमारा जो डिप्लोमेटिक डोमेन के अंदर में जो पर्सपेक्टिव है वो बूस्ट हो सके। अब स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि कुछ ऐसे भी यहाँ पे इंसिडेंट्स वो सामने आए हैं, जैसे कि 2024 के समय में नेपाल के अंदर में आप देखिए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं, बांग्लादेश के अंदर नया जो डिस्प्यूट है वो क्रिएट हुआ है, नई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। मालदीव के अंदर ऑलरेडी इंडिया आउट कैंपेन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इंडिया के पास में इस तरीके से जो पैसा है वो ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी सपोर्ट का ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट ट्रैक 1 ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी है बोथ काइंड के अंदर में आपको डिप्लोमेटिक प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। हमेशा ही जो डिप्लोमेट्स के रिगार्डिंग में ही जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, जो फॉरेन पॉलिसी है वो शेप नहीं लेता है। काफ़ी बार ट्रैक सेकंड है जिसमें हमारे काफ़ी सारे जो देखिए कि जो डिफरेंट डोमेन के जो पर्सन्स है जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से नहीं है उनके द्वारा भी काफ़ी बार हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप देखिए कि सेफ है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, हर एक कंट्री के रिगार्डिंग में वेल रिसर्च हो, वेल वहाँ पे जो किस तरीके से पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट का जो डिमांड है इंडिया का क्या वहाँ पे फैक्टर है, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि रिसर्च को प्रमोट करने का ज़रूरत है। बट पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो फंडिंग जो बेसिकली फंडिंग जो अलोकेट किया जाना था उसके अंदर रिडक्शन हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन हमारी फॉरेन पॉलिसी का बजट के साथ में किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है और किस तरीके से मोर बजट अलोकेशन का ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि रिसेंटली जो सिंड्रोम है जिसका कि आउटब्रेक के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं पुणे के वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। डिस्कशन ये किया गया है कि हाइजीनिक जो कंडीशंस हैं, तो स्टूडेंट्स गिलियन बेरी सिंड्रोम है उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि गिलियन बेरी सिंड्रोम के पर्सपेक्टिव से कैसे आप देखिए कि वेल जो हेल्थ सेक्टर का जो वन हेल्थ अप्रोच है या किस वजह से आउटब्रेक हुआ उसको एनालाइज करने का ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो भी सामने आई हैं। जो आप देखिए कि प्लाज्मा थेरेपी है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी के पर्सपेक्टिव से जो रिकवरी है उसका आपको कुछ प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। यूएस के द्वारा रिसेंटली जो बेसिकली एमिग्रेंट्स पर्सनस हैं जिनके रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लगाए गए हैं, तो क्या यहाँ पे जो सेल्फ डिफेटिंग जो पाथ है उसको चूज किया गया है यूएसए के द्वारा? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एमिग्रेंट्स पर्सनस हैं उनके द्वारा यूएस का जो भी जो यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप्स हैं, सिलिकॉन वैली का एरिया है, रिसर्च एरियाज है, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है जो एमिग्रेंट कम्युनिटी है उनका, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी अदर एरिया के अंदर में जो आप देखिए कि जिनके द्वारा जो बेटर वर्क है उनको कैरी आउट किया गया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि जो ब्रेन ड्रेन का जो थ्योरी हुआ करता था, तो स्किल जो वर्कर्स का जो बेसिकली जो ब्रेन स्प्रेड या आप अगर हम बात करें आइडियाज़ का जो स्प्रेड है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिस तरीके से यहाँ पे एमिग्रेंट वो करते हैं पर्सनस किसी अदर कंट्री के रिगार्डिंग में। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो जॉब को कैसे इम्पैक्ट करेगा यूएस के वहाँ पे, इंडिया का जो ब्रेन सर्कुलेशन है उसको आप देखिए कि किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। एग्जाम किस तरीके से आपको जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है, याद आपको रखना है कि जिस तरीके से जो लिमिटेड पूल बेस है उसको किया गया है कि आप फॉरेन पर्सनस को नहीं ले सकते हैं, या H1B वीज़ा के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उन कंपनीज के द्वारा जो लोकल पर्सनस हैं जो उस यूएस से ही बिलोंग किया करते हैं उनको आप देखिए कि रिक्रूट किया जाएगा। तो एक लिमिटेड पूल है वो देखने के लिए मिलेगा, जो टैलेंटेड पूल है, जो हार्डवर्किंग पर्सनस हैं उनका प्रेजेंस लेसर रहेगा। इंडियन पर्सनस को आप देखिए कि एज ए हार्डवर्किंग पर्सन के रूप से जो रिक्रूटमेंट है, और हमारे जो बेटर जो यहाँ पे इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली आईआईटीज एनआईटीज वहाँ से जो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है वो यूएस का जो कंपनीज है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो सेल्फ डिफीटिंग पाथ के रिगार्डिंग में यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है। ये कुछ जो लिमिटेड डिस्कशन है, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इन पॉलिसी का इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है।
क्योंकि जीएस पेपर सेकंड का जब सिलेबस को आप रीड करते हो तो उसका जो बेसिकली आप देखिए कि जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है कि फॉरेन पॉलिसी हैं जो यहाँ पे उनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर किस तरीके से हुआ है, इंडिया पर्सपेक्टिव से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं रूरल एरिया के रिगार्डिंग में उनका एक सर्वे कंडक्ट होता है। सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एनजीओ प्रथम के द्वारा। जिस सर्वे का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनजीओ प्रथम के द्वारा ये जो सर्वे है वो कंडक्ट होता है। अब आप देखिए कि एसर का ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि कोविड के अंदर जो स्कूल क्लोज हुए थे उन स्कूल्स के अंदर में लिटिल बिट जो रिकवरी फेज के अंदर में है, जो बेसिक स्किल है, तो यहाँ पे फाउंडेशनल जो लर्निंग है, फाउंडेशनल लर्निंग है, न्यूमरेसी है, तो उसके अंदर लिटिल बिट जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ है एसर का उस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पे बताया गया। अब आपको बेसिकली ये जानकारी होना चाहिए रूरल एरिया के अंदर ये सर्वे कंडक्ट होता है। एक एनसीईआरटी के द्वारा भी सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसको कि हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी का जो सर्वे है उसका नेम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि 3 टू जो 16 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका ये सर्वे किया गया था कुछ रैंडम डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ पे। तो दो न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर में, एक जो डाटा के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस है, एक आप देखिए कि आफ्टर द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के बाद में भी एक न्यूज़ है उसके अंदर मेंशन किया गया है एसर का जो रिपोर्ट है उसके बारे में। डीनोटिफाइड ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से हमारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक स्टडी है उसको किया गया। आप देखिए कि 1924 का जो एक्ट है वो डीनोटिफाइड ट्राइब को बेसिकली एक क्रिमिनल ट्राइब का स्टेटस हुआ करता था जिसका रिमूवल है 1949 के समय किया गया, उनका नेम चेंज किया गया डीनोटिफाइड सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं उसके रूप से। अब आप देखिए कि कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिनको कि बेटर वे के अंदर जो रिजर्वेशन का अपॉर्चुनिटी है, चाहे एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से हो या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, वो नहीं मिला। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उनका स्टडी को कैरी आउट किया गया। डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं जिनको कि यहाँ पे ट्रेस किया गया है, उनका स्टडी किया गया है, तो उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर रखना है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर रखना है, या उनको ओबीसी का जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड करना है, उसके रिगार्डिंग में इनका रिकमेंडेशन है। स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पे जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में रीड करते हैं, कुछ आप देखिए कि रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट जो कमीशंस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर में। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इनको डीनोटिफाइड कर दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स को डीनोटिफाइड 1949 के समय में। अब आप देखिए कि 1951 के समय काका कालरेकर जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको कि हम फर्स्ट ओबीसी कमीशन के नाम से जाना करते हैं। तो काका कालरेकर कमीशन है। 1965 के समय लोकूर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। फिर स्टूडेंट्स लोकूर कमीशन के बाद में आपको बेसिकली आप देखिए कि मंडल कमीशन है 1989 के समय, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ करता है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर आप देखिए कि रेन के कमीशन है, इडाते कमीशन है, लास्ट जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो इदाते कमीशन है 2017 के समय में, डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए कि कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे जब नोटिफाई किया जाएगा इन ट्राइब्स को तो उनको कैटेगरी के अंदर ऐड करना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग में ये कंप्लीट डिस्कशन है। श्रीहरिकोटा जो कहाँ पे है, एक आइलैंड है जो आंध्र प्रदेश का जो एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, वहाँ पे ये जो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे आप देखिए कि इसरो का जो लॉन्च साइट है वो सिचुएटेड है। आने वाले समय के अंदर में 100 जो इसरो का जो यहाँ पे लॉन्च है उसको कैरी आउट किया जाएगा श्रीहरिकोटा के वहाँ पे। श्रीहरिकोटा बेसिकली एक आइलैंड है, और आप देखिए कि इस आइलैंड के द्वारा जो पुलिकेट लेक है उसको सेपरेट किया जाता है, उसको एक लेगून का जो स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि पुलिकेट लेक को सेपरेट किया जाता है किससे? बे ऑफ बंगाल से। पुलिकेट लेक 96% जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में है, 4% जो एरिया है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर में। चाइना इंडिया का आप देखिए कि अभी रिसेंटली कुछ एरियाज के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बूस्ट करने का कोशिश किया गया। अब यहाँ पे जो चाइना है उनके द्वारा कुछ अदर एरिया जो उनके कंसर्न है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर में किसी तरीके का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो ना लगाया जाए इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा,
तो उन सब इश्यूज की जो कंसर्न्स है उसको भी डिस्कस किया जाएगा चाइनीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपीराइट केस के पर्सपेक्टिव से है, ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, तो उनके ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में इंडियन कोर्ट्स के द्वारा जो क्वेश्चन है वो किया जाएगा, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो सोडियम है, सोल्ट के अंदर में जो सोडियम का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे कंजप्शन है वो लोअर किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि मोर अगर सोडियम का प्रेजेंस है तो वाटर का जो रिटेंशन है उसको ये कैरी करेगा, वाटर का डिमांड को इंक्रीज करेगा। और वाटर का जो डिमांड है वो अगर इंक्रीज होता है, मोर रिटेंशन हुआ करता है, तो बेसिकली ब्लड वेसल्स के अंदर में वाटर का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखिए कि स्ट्रोक है और भी कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो लेसर अगर यहाँ पे सोडियम को रिड्यूस किया जाए तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं उनको बेसिकली रिड्यूस है वो किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि बेसिकली 2 ग्राम पर डे के से भी कम जो सोडियम इंटेक है वो होना चाहिए। सोडियम जो सोल्ट का जो इंटेक है 2 ग्राम पर डे के बेसिस पे होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ का जो स्टडी है वो बताता है। इजराइल के द्वारा आप देखिए कि यूएन से डिफाइज करने के रिगार्डिंग में है, इजराइल को जिस तरीके से यूएस के द्वारा सपोर्ट किया गया है। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको बेसिकली उसके साथ में अपने रिलेशंस वो कट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट वॉच के बारे में है, यहाँ पे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश के अंदर में जो ह्यूमन राइट का जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है, जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि ट्रांसजेंडर पर्सनस के रिगार्डिंग में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो यहाँ पे जो प्लान है ट्रांसजेंडर ट्रूप्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और साउथ कोरिया के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि अब ये जो प्लेसेज हैं कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में है। और स्टूडेंट्स यूएस का जो प्रेसिडेंट का जो बेसिकली आप देखिए कि ये जो सपोर्ट है पहले जो यहाँ पे गाजा कम्युनिटी के रिगार्डिंग में कि उनको इजिप्ट एंड जॉर्डन के वहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको सेंड कर दिया जाए, तो उसको आप देखिए कि कतर के द्वारा भी जो रीअफर्म है वो किया गया है। सर्बिया के वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा क्विट किया गया है। सर्बिया आप देखिए कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सर्बिया और कसोव का जो एरिया है, कसोव एक सेपरेट कंट्री है, वो बनता है 2008 के समय में। तो सर्बिया और कसोव का भी एक डिस्प्यूट है जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। और बांग्लादेश के वहाँ पे जो ट्रेन सर्विस हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं प्रोटेस्ट की वजह से, तो इसके बारे में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।